हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्रधानमंत्री के लिए जो मंत्री परिषद बनाई जाती है। आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लास्ट तक देखना। आप सोच रहे हैं सर ये क्वेश्चन करवा रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका 6 लेसन का टॉपिक ही है जो आज हम एक क्वेश्चन के रूप में करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर सिर्फ क्वेश्चन ही आता है कि मंत्री परिषद के गठन को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मंत्री परिषद से कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मंत्री परिषद होती क्या है, किसे कहते हैं मंत्री परिषद। इस मंत्री परिषद में सदस्य कितने होते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आज हम करने वाले हैं। देखो, हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। जब हमने प्रधानमंत्री टॉपिक किया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था, पहली लाइन थी प्रधानमंत्री के अंदर कि हमारे देश के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। तो प्रधानमंत्री से पहले किसका चुनाव होगा, मंत्रियों का चुनाव होता है, ध्यान में रखना है आपने। और ये जो मंत्री परिषद होती है वो प्रधानमंत्री के लिए कार्य करती है, प्रधानमंत्री के कार्यों में सहायता करती है, उसे परामर्श देती है। और जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं उन शक्तियों का यह वास्तविक रूप से प्रयोग करती है। जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं उन शक्तियों का मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मिलकर के वास्तविक रूप से प्रयोग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति पद है वो मात्र एक कार्य के रूप में है। अगर ऐसे अगर हम बात करें, एक शासक मात्र है जो सिर्फ अपनी शक्तियों को उसके नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो मंत्री परिषद ही करती है। ये तो था मंत्री परिषद। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है। मंत्री परिषद के गठन के लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट याद रखने में, हमेशा छठे लेसन में कहता आया हूँ स्टार्टिंग से ही कि यदि आपको ये टॉपिक कंप्लीट कवर होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रत्येक टॉपिक के आपको पॉइंट याद होने चाहिए। बिना पॉइंटों के आपको ये टॉपिक कवर होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर कि जो मंत्री परिषद के गठन के अंदर पहला पॉइंट आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखो, ये जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, हमने जब हमारे देश में जब लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो उस समय लोकसभा के अंदर कुल 552 सीटें हैं। 552 सदस्य तो नहीं चुने जाते, लेकिन 545 के आसपास सदस्य चुने जाते हैं। 545 से 50 के बीच में हमारे पूरे देश के अंदर लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं। अब यही वो सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो चुनाव होता है वो इन सांसदों के द्वारा किया जाता है। ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और इसके अलावा जो अन्य मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद के अंदर जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हो गया ये हमारा पॉइंट। अब हम बात करेंगे अगले दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन, देखो मंत्री परिषद कर रहे हैं, हम उन्हीं मंत्रियों का चयन करेंगे जिससे मंत्री परिषद में शामिल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में जो मंत्री परिषद है वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश में कानून निर्माण करती है, कानून व्यवस्था बनाती है। और इसके अलावा ये जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों का जो चुनाव है वो प्रत्येक विभाग के लिए एक किया जाता है। एक मंत्री को एक से ज्यादा विभाग भी दिया जा सकता है या फिर उसके लिए एक विभाग निश्चित होता है। और जब इन मंत्रियों का चुनाव कर लिया जाता है तो इनकी जो नियुक्ति होती है
देखो चुनाव अलग है और नियुक्ति अलग है। नियुक्ति शब्द आ जाए तो वहां आपने राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग करना है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हमने पीछे पढ़ा था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था। तो सिंपल सी बात है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है दोस्तों स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे आगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर मंत्रियों में कार्य विभाजन, कि जो मंत्री चुने गए हैं, जो मंत्री चुने गए हैं, प्रत्येक मंत्री को अलग अलग विभाग दिया जाएगा, प्रत्येक मंत्री को अलग अलग मंत्री पद दिया जाएगा। जैसे कोई रेल विभाग है, कोई रक्षा विभाग है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग है। ऐसे बहुत से विभाग हैं जिनके लिए प्रत्येक मंत्री का चुनाव किया जाता है, जिसको अपने बोलते हैं रेल मंत्री आए हैं, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री, रोजगार मंत्री, खाद्य एवं फूड मंत्री। ऐसे बहुत से विभाग हैं जिनके लिए प्रत्येक मंत्री का जो चुनाव है वो इस दूसरे पॉइंट के तहत किया जाता है। जब चुनाव हो जाता है तब उनमें कार्य विभाजन कर दिया जाता है। जिस मंत्री का चुनाव जिस विभाग के लिए किया जाता है वो सिर्फ अपने विभाग का ही कार्य करेगा, अन्य किसी विभाग के ऊपर वो अपना अपनी दखल अंदाजी नहीं करता, अपना जो हाथ है वो उसमें नहीं डालता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो कार्य है वो सिर्फ अपने विभाग से संबंधित है। इसके अलावा जिस मंत्री को रेल मंत्री बनाया गया है, प्रधानमंत्री चाहे उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है, ये नहीं है। देखो इसकी नियुक्ति, इसका जो चुनाव था वो किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। लेकिन नियुक्ति शब्द आ जाए तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, उसे बाहर निकाल सकता है। अब इसके लिए कुछ योग्यताएं हैं। जब ऊपर मंत्रियों का चुनाव किया जा रहा था, चयन किया जा रहा था, तो उसके लिए मंत्रियों की कुछ योग्यताएं निर्धारित हैं। हमारा चौथा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, योग्यताएं, कि मंत्री बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि किसी सदन का, संसद के किसी सदन का वह सदस्य होना चाहिए। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि वह संसद का सदस्य हो, संसद का सदस्य, चाहे तो वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। पहली योग्यता तो है ये। अब यहाँ आप लोग ये मत लिख देना कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखो वो तो योग्यता पूरी करके वो मंत्री बना है, वो मंत्री तो बन चुका, 552 के अंदर वो शामिल हो चुका है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही थी, बात यहाँ पे मंत्री परिषद की हो रही थी, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के कार्य करती है। तो इसके लिए जो योग्यता है वो पहली योग्यता कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए। दूसरी योग्यता, मान लीजिए वह संसद का सदस्य नहीं है, दूसरी योग्यता क्या है, ध्यान से सुनना, संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी इसे मंत्री परिषद में शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी उसे मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है उसके पास 6 महीने का समय होगा, उसके पास 6 माह का समय होगा, और इस 6 माह के अंदर वो संसद की सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वह सदस्यता प्राप्त करेगा संसद की, चाहे तो वो लोकसभा की सदस्यता प्राप्त कर ले या फिर राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर ले। दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि वो सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है, यदि उसे 6 महीने में सदस्यता प्राप्त नहीं होती है, तो उसका जो पद है, उसका जो मंत्री परिषद का जो पद था वो समाप्त हो जाएगा, उसका जो मंत्री परिषद का पद है वो समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने इसको। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ योग्यताएं। पहले संसद का सदस्य हो, दूसरा यदि संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसे मंत्री परिषद में शामिल किया गया है तो उसके पास 6 महीने का समय है सदस्यता प्राप्त करने के लिए, चाहे तो वो लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करे या फिर राज्यसभा की। यदि वो दोनों की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता तो 6 महीने बाद उसका जो पद था
मंत्री परिषद का उसका जो पद था वो समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपने। अब हम बात करेंगे आगे 5 नंबर पॉइंट की। 5वां पॉइंट आता है शपथ ग्रहण, कि जो मंत्री परिषद के अंदर शामिल होता है मंत्री, उसे शपथ ग्रहण कौन कराता है। देखो हमने पीछे क्या किया था, सबसे पहले चुनाव किया था मंत्रियों का, चुनाव के बाद नियुक्ति की थी। चुनाव किसने किया, प्रधानमंत्री ने। नियुक्ति किसने की, प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने। अब इसे शपथ भी कौन दिलाएगा, इसे शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। इसे शपथ कौन दिलाएगा, भारत का राष्ट्रपति इसे शपथ दिलाता है। उसी तरह हमारा 6 नंबर पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, इनका कार्यकाल, कि जो मंत्री परिषद बनाई जाती है उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष निश्चित होता है। अगर ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें इनका कार्यकाल 5 वर्ष से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, और मंत्री परिषद को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को भंग कर देगा। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो इसके साथ साथ मंत्री परिषद भी भंग हो जाएगी। तो जब तक लोकसभा को विश्वास प्राप्त है तब तक मंत्री परिषद अपने पद पर कार्य करती रहेगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे 7 नंबर पॉइंट की। 7 नंबर पॉइंट आता है इसके अंदर वेतन भत्ते। 7 नंबर पॉइंट कौन सा, इसमें वेतन और भत्ते। देखो प्रधानमंत्री हो गया, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हो गए या राज्य मंत्री हो गए, इसके अलावा जो अन्य मंत्री हो गए, इनका जो वेतन होता है, इनका जो मासिक वेतन होता है वो संसद के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। संसद के अंदर बैठे मंत्री ही इनका निर्धारण करते हैं कि मासिक वेतन में कितनी बढ़ोतरी होएगी, कितनी कमी की जाएगी, उन्हें कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे। आवास शुल्क है, मोबाइल शुल्क है, टेलीफोन शुल्क है, इसके अलावा अन्य और भी भत्ते होते हैं जो इन मंत्रियों को प्रदान किए जाते हैं। और इन भत्तों, इन वेतन भत्तों के अंदर संसद के द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जाता है, या तो बढ़ाया जाएगा उन्हें या फिर कम किया जाएगा। ये सब किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, ये होते हैं संसद के द्वारा। ओके, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुना होगा आपने तो आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब आता है इसके अंदर लास्ट पॉइंट है 8 नंबर, वो है मंत्रियों की श्रेणियां। लास्ट पॉइंट कौन सा है, मंत्रियों की श्रेणियां। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। देखो मंत्रियों की श्रेणियों की अगर हम बात करें, चाहे अगर मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, देखो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मंत्रिमंडल की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले आते हैं इसके अंदर कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा आता है इसके अंदर राज्य मंत्री, तीसरे आ जाएंगे इसके अंदर उप मंत्री। पहले कौन से हैं इसमें, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। ये जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं ये एक या एक से अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। इसके अलावा दूसरी श्रेणी के आते हैं मंत्री, यानी कि राज्य मंत्री। ये जो मंत्री होते हैं ये उप मंत्री और कैबिनेट स्तर के मध्य के मंत्री होते हैं, और ये कुछ विशेष ही विभागों से संबंधित होते हैं। ये विशेष विभागों से ही संबंधित होते हैं। जबकि हमने कैबिनेट क्या पढ़ा था, ये क्या होते हैं, एक से अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं इनके लिए विशेष विभाग होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं, सॉरी जो उप मंत्री होते हैं, इनका क्या काम होता है, इनका कार्य होता है कि जो उच्च स्तर के मंत्रियों द्वारा कार्य सौंपा गया है उन्हें पूरा करना उप मंत्री का कार्य होता है। ये सब क्या था, ये था मंत्रियों की श्रेणियां। और ये जो मंत्रियों की श्रेणियां हैं इन्हें कैबिनेट की उन बैठकों के अंदर आमंत्रित किया जाता है जहां कुछ उनके विभागों से संबंधित जो कुछ समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, वो संसद के अंदर रखे जाते हैं। तो उसी दौरान इन मंत्रियों को संसद में बुलाया जाता है ताकि वो अपने विभाग से संबंधित जो भी समस्या संबंधी सुझाव है या कोई सॉल्यूशन है वो संसद के अंदर रख सकें। तो ये था
आज का हमारा टॉपिक मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के परामर्श, प्रधानमंत्री के कार्यों में सहायता के लिए बनाई जाती है। ओके, तो आई होप आपको सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अपनी इस टॉपिक को आपने नोटबुक में राइट डाउन करना है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इन वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। तो कल की हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम करने वाले हैं मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। कल की क्लास क्या होगी हमारी? कल की क्लास में हम करने वाले हैं मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। तो कल की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी है, ध्यान से वॉच करनी है, सभी ने वॉच करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।